Okay, guys, this is Engineer Vakas, and today our lecture is 4A. Why 4A? Because you are gonna realize it on the end of this today's session. So, in today's session, we are going to have construction phase understanding, then of course sequence of activities like dependency model, the next process group. कल हम टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट कर चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैंने पहले बोला था कि आपको अपना ये वाला जो सिस्टम है ना वो बड़ा अपडेट रखने की जरूरत है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के अंदर जहन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। यार पहले मैं स्कोप मैनेजमेंट करूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, सर जब हम रियल प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे तो हमें किस तरीके से चलना है। द सेम सीक्वेंस विल बी देयर द वे वी आर कवरिंग दिस सेशन। और एक बात याद रखनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रियल प्रोजेक्ट बेस्ड है। डाटा थोड़ा थोड़ा चेंज्ड है क्योंकि एज इट इज हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की भी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन सेम टेम्पलेट सेम थिंग रियल प्रोजेक्ट की है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद हम एक्टिविटी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप टाइप्स हैं, डिपेंडेंसी मॉडल है, एक्टिविटीज को लिंकअप कैसे करना है, और फिर एक डैशबोर्ड हम कल कर चुके हैं वैसे, और आज हम एक्टिविटी आईडीज को देख लेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन फेज। कल हमने कॉन्ट्रैक्ट को देखा था। ठीक है, उससे पहले कि कंस्ट्रक्शन फेज को डिस्कस करूं, 8.3 के अंदर आपको वर्क शेड्यूल के मुतालिक, जैसे मैंने कल बताया था, रेड बुक के अंदर 8.3 इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो ये आपने जस्ट गो थ्रू करनी है, उसके अंदर सारा कुछ। जब ये जब तक फिडिक के अंदर है, ये बात याद रखनी है, जब तक इट दिस क्लास इज इनसाइड द फिडिक इट वुड बी कॉल्ड एज, या कोई भी क्लास इफ इट इज इन द फिडिक बुक इट विल बी कॉल्ड एज जनरल कंडीशन। जनरल है ना, सबके लिए, सब यूज कर सकते हैं। बट वेन यू आर गोइंग टू एडिट दिस क्लास एज पर योर प्रोजेक्ट, के मेरे प्रोजेक्ट में ये होगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, देन इट वुड बिकम पर्टिकुलर कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। आपके प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही है ना, आपका क्लाइंट इज गोइंग टू हाईलाइट ना कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विल बी देयर इन द मीटिंग्स, दे कैन हाईलाइट के यस, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, डिपेंडेंसी के मुतालिक बता सकते हैं, राइट, क्रिटिकल पाथ की प्रेफरेंस बता सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स होंगे, डिजाइन इस डेट को फिनिश होना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझनी पड़ेगी। और ये देखें, ये आपको एज पर फिडिक WBS फॉर्मेट्स विल बी शेयर्ड विद यू। खालिद साहब लाइनें नहीं लगानी मेरे भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये सारी चीजें आपको WBS जो भी हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, ये आपको BOQ डिजाइन, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट विच इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी कहां से आएगा? डिजाइन से। डिजाइनर along with the estimation people or quantity surveyor are going to explore it। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं वो पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसकी फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। ये आपके पास एक जनरली समरी होती है, जो मेजर डिलीवरेबल्स हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डिलीवर, फाउंडेशंस बनेगी आपके इस प्रोजेक्ट में, फैब्रिकेशन का काम है, पाइपिंग का काम है, ये हमारा प्रोजेक्ट अंडर केस स्टडी होगा। उसके अंदर मजीद अगर देखेंगे, आई विल बी गोइंग टू हैंड ओवर दिस वन बिफोर एनी वन राइट इन द मैसेज एरिया, सर जी मुझे भी भेज दें, ये आपके लिए है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि टैंक फाउंडेशन किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, राइट, नॉट हेल्प, ये उसका फॉर्मेट वर्क डिस्क्रिप्शन है, आपका यूनिट ऑफ मैयर है, जो काम है उसको किस यूनिट के अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदनी है, देयर इज अ सर्टेन यूनिट, उसका एक रेट है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था रेट कैसे कंक्लूड किया जाता है। क्वांटिटी सर्वेयर्स आर गोइंग टू डू दिस वन। वो देखते हैं कि अच्छा जी हमें एक, लेट से यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक 100 क्यूबिक मीटर एरिया की एक्सकवेशन करनी है, दे आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, इट इज गोइंग टू कॉस्ट 15,000 और लेट से $12,000, समथिंग लाइक दैट। अब इसके अंदर 12,000 को कैलकुलेट करते हुए दे आर गोइंग टू सी के 100 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन करते हुए, let's say we need 4 helpers, 2 excavators, 2 drivers, 1 water bowser, right? And what are their hourly charges? तो इसलिए 100 क्यूबिक मीटर का टाइम भी निकल आता है, कितने टाइम पे करेंगे, एंड टाइम विल बी एक्सक्लूसिवली डिस्कस अंडर नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, जो हम ऑनवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम पैसे निकाल लेते हैं, $12,000 लग गए। ठीक है जी। अब एक यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट का, ये तो 100 यूनिट है, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 पे, डिवाइडेड बाय 100, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू कि 1 यूनिट $120।
अब इसके अंदर कंटीजेंसी, प्रॉफिट सब कुछ ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 150 आपको नजर आ रहा है, इफ यू आर गोइंग टू ऐड $30 मोर, दैट इज आवर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो रखना है हर बंदे ने, हर बंदा प्रॉफिट के लिए काम करता है। सो दैट इज हाउ देयर इज वन रेट विल बी कंक्लूडेड। एंड यू कैन सी ओवर हेयर लाइक दिस फाउंडेशन, ये आपकी 10.95 मिलियन की है, इट विल बी टैग्ड ओवर हेयर। नेक्स्ट पाइप रैक फाउंडेशंस हैं, दिस विल बी 10.307 एंड इट विल बी टैग्ड हेयर एंड ऑल दैट। आपकी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, यू कैन सी ओवर हेयर। बिल्डिंग को थोड़ा सा आसान बना दिया कि उसके मैंने WBS भी बना दिए हैं कंस्ट्रक्शन के। यहाँ पे फुटिंग होगी, फुटिंग के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, यूनिट ऑफ मेजर, रेट, टोटल क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन। अगर कोई चीज मल यानी कि एरर्स हैं, ह्यूमन एरर है, कुछ ओमिशंस हैं, वी कैन अगेन गेट बैक टू आवर क्लाइंट, कंडक्ट वन मीटिंग एंड वी कैन चेंज द थिंग्स। प्रॉपर वहां पे एक सिस्टम होता है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये हमारा BOQ है। अब इस तरह के प्रोजेक्ट को तो हम केस स्टडी के तौर पे लेके चलेंगे, लेकिन मेरे पास एक जनरली एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट भी है जो मेरा एक रीसेंट प्रोजेक्ट था। उसमें हम देख सकते हैं, ये देखें, ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट का, इसको मैंने कलरिंग किया हुआ है। ये रोड वर्क्स है, नहीं ये आपका एयरपोर्ट का नहीं है, एयरपोर्ट का एक डिफरेंट है। ये आपका एक सिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें आपके रोड वर्क्स भी हैं, स्ट्रक्चरल वर्क्स भी हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। और आगे इनका A1, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये वर्क डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा सा इसको आप, ठीक है, ये एक अपनी तरह का एक BOQ है। आई कैन गिव यू दीज सैंपल्स, लेकिन मैं सुजेस्ट करता हूं जो हम केस स्टडी के तौर पे लेके चलेंगे पहले उसी को हम लेके चले। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी है, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे पाइपिंग का प्रोजेक्ट, ठीक है, पाइपलाइन का। ये देखें, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने, ये देखें, ये पाइपलाइन डिस्क्रिप्शन है, ये उसका यूनिट है, ये थोड़ा सा उल्ट हुआ पड़ा है, क्वांटिटीज है, और ये आपका एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम अपनी केस स्टडी पे चलते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं, सेम प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस हम बाकी BOQs पे लगाएंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज कॉमन होगी कि वहां पे सिविल का काम भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी होगा, राइट। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं कि इस BOQ से आगे कैसे चलना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट जरा, ओके। सो जैसे हमने प्राइमेरा P6 के अंदर ये सारी चीजों के अंदर एक्टिविटीज लिखी हैं, लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, हमें प्रोसेस के थ्रू पता चला ना कि एक कंपनी है, वहां पे तो जुगाड़ चल सकता है, सबमिटल अप्रूवल भी लिख सकते हैं, ये एक्टिविटीज लिख ली। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा सबमिशन प्रोसेस, मैंने बताया था ना, सबमिशन एंड अप्रूवल प्रोसेस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर उसके स्टेजेस दिए होते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन पिक ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट। डिजाइन के मुतालिक आपका प्रोक्योरमेंट टीम आपको गाइड करेगी, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोक्योर द थिंग्स, मीटिंग्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, साइट प्लानिंग जो होती है उसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, उसके अंदर कोई काम मिस ना हो। असल काम तो वो है जो कंस्ट्रक्शन का है। तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट के अंदर जाके WBS में जाते हैं, ठीक है। और इसका WBS अभी तक हमने नहीं किया, तो मैं इसकी डिटेल में जाके, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये देखें यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा होगा। तो हमने WBS की हिरार्की देखी है, और नाउ ऑनवर्ड मैं आपको कंस्ट्रक्शन का WBS कैसे ब्रेक डाउन करना होता है। देखिए, हमें कुछ ना कुछ इसमें WBS को अगर लेके चलें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो प्रोजेक्ट लेवल है। कंस्ट्रक्शन फेज को कुछ और तरीके से हम लेके चलेंगे। सबसे पहला लेवल होगा फेज लेवल, जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज की जो साइट प्लानिंग है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फेज लेवल WBS, ठीक है। दूसरा लेवल क्या होता है, डिसिप्लिन लेवल, जैसे कि WBS। इसका मतलब क्या है, डिसिप्लिन लेवल WBS की समझ आ रही है क्या होता है। ऑब्वियसली हमने को बिल्डिंग बनानी है तो उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का काम है उसके मतलब, ठीक है। डिसिप्लिन लेवल के बाद आपका आ जाता है प्रोडक्ट, या फिर आपकी जोन एरिया, डिपेंड करता है, जोन, यूनिट, और इसके मल्टीपल लेवल हो सकते हैं इस WBS के। ये मैं आपको सारा गाइड करता हूँ, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखना है, ये जोन, एरिया, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका कॉस्ट सेंटर या वर्क पैकेज लेवल।
वर्क पैकेज या कॉस्ट सेंटर, जिसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसके अंदर मजीद आपकी एक्टिविटीज आएंगी। ये मैं समझा भी देता हूँ, ये यहां तक आप लिख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम ऐड भी करते चलेंगे आराम से। पहले तो हम WBS समझे ना कि BOQ के अंदर WBS कैसे ऐड करना होता है, BOQ से निकाल के अपनी कंस्ट्रक्शन फेज में। ये एक दफा आसानी के साथ आराम के साथ लिख लें प्लीज, ठीक है। ये जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है, और गल्फ रीजन के अंदर जो प्लानिंग होती है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन योर प्रोजेक्ट WBS व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन है ना, ये तो फेज लेवल है। फिर इसके नीचे क्या आएंगे, डिसिप्लिन, लाइक सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, मैकेनिक। उसके नीचे आएंगी प्रोडक्ट्स, लाइक बिल्डिंग है, फाउंडेशन है, पाइप रैक है, वो भी मैं गाइड करता हूँ। और फिर आपका कॉस्ट सेंटर लेवल, यानी कि जिसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, राइट। अब यहाँ पे BOQ को अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ये देखें, ये BOQ आ गया, और इस BOQ के अंदर हम देखें सिविल का काम, मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, बिल्डिंग, फिर ये सिविल का है, फिर ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है। तो मेजॉरिटी के अंदर हमारे 3 डिसिप्लिन हैं। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपने डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई करना है। ये मैं रूल नंबर 1 बता रहा हूँ आपको। तो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन फेज लेवल है, इसको आप आसानी के लिए ये देखें, फेज लेवल आ गया, ताकि समझ सकें अपनी प्रैक्टिस के दौरान। ये फेज लेवल WBS आ गया। इसको मजीद डिवाइड करते हैं, आगे आपके आ जाएंगे डिसिप्लिन लेवल, जैसे कि सिविल वर्क्स, ठीक है, सिविल वर्क्स आ जाएंगे। फिर इसी को ब्रेक डाउन करें, आपके आ जाएंगे मैकेनिकल के वर्क्स, ये इसी का लेवल 2 WBS है, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा एड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क्स, इसको E&I बोल सकते हैं, ठीक है, E&I वर्क्स, ठीक है। ये आ गया आपका डिसिप्लिन लेवल। अब हम मजीद अगर देखेंगे कि अब आ गए, आपका आएगा प्रोडक्ट लेवल। सिविल के अंदर अब क्या क्या चीजें बनेंगी, प्रोडक्ट हो गया, जोन लेवल आ गया, यहाँ पे आ जाएगी। आपने ऑब्वियसली देखा होगा वहां पे हमारी फाउंडेशंस बन रही हैं, राइट। सो क्या क्या फाउंडेशंस के अंदर आएगा आपका, एक मिनट, फाउंडेशंस है, मैं आपको वहां पे भी लेके चलता हूँ। फाउंडेशंस है अलग से चीजों की, और सिविल वर्क्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग्स अलग से हैं। बिल्डिंग एक प्रॉपर एक अलग से आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस वन, आई कैन गो थ्रू कि आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे स्लाइड्स पे लेके चलूं, ताकि आसानी से आपको चीजें पता हो। जब हम इस तरह से स्कोप को डिफाइन कर रहे होते हैं, इट्स नॉट ओनली वी आर वर्किंग, राइट, हम अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। पहला प्रोजेक्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, दैट इज व्हाई देयर आर ट्रेनिंग्स लाइक वी आर गोइंग थ्रू, राइट, जिसके थ्रू हमें इस तरह के थंब रूल पता चलते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिसेस करने का मौका मिलता है, राइट। अब कुछ चीजें मैं आपको विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। लेट्स से दिस इज द प्रोजेक्ट वी आर सपोज टू कंपाइल इन अ एज अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है, जिसमें आपको वर्टिकल टैंक्स नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग नजर आ रही है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये बिल्डिंग आपकी है, ये आपके वर्टिकल टैंक्स हैं, ये आपकी पाइपिंग है, ये आपके पाइप रैक्स हैं। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया हो कि स्कोप ऑफ वर्क होता क्या है, किस तरीके से चीजों को पहले विजुलाइज करना होता है। ये आपका एक रियल टाइम ऑयल एंड गैस का ऑनशोर का प्रोजेक्ट है, जिसको हम एंड पे डिलीवर करेंगे, राइट, जो कि आपको रियल सिनेरियो के अंदर दिखने को मिल रहा है कि पाइपिंग भी है, इसमें वर्टिकल टैंक्स हैं, हॉरिजॉन्टल टैंक्स हैं, फाउंडेशन नजर आ रही है, फिर आपका अर्थ वर्क है, ठीक है, सिविल का काम है, बाउंड्री बार लगाना है आपने, सही है, सारा कुछ है। अब कुछ इस तरीके से समझें, जो मैकेनिकल के काम होते हैं फैब्रिकेशन वाले, वो आपके होते हैं आपकी कंपनी एरिया के अंदर, यार्ड एरिया के अंदर, जो आपके कारपेंटर, वेल्डर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के लोग मिलके करते हैं। और दे आर फाइनली गोइंग टू कन्वर्ट योर पाइपिंग शीट्स जो आपने देखी होंगी। इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे इसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बताया गया है, राइट। तो आप अपनी एक एक्सपोजर के लिए, अगर आपने अभी तक काम नहीं किया, तो यूट्यूब इज द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट एट दिस मोमेंट। वहां पे जाके अगर आप लिखते हैं कि मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीजों को, लेकिन बहुत सारी चीजें जब आप विजुलाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ टैंक कैसे बनेगा, मकसद ये है कि आई एम गोइंग टू डिलीवर यू अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कल को हवाई जहाज भी कैसे बनाना है, तो उसकी टीम के साथ इंटरेक्ट करके वो चीजें कैसे, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो एक्चुअली द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जब टैंक्स बनते हैं एज पर दिस प्रोजेक्ट, तो किस तरीके से यार्ड एरिया के अंदर लोग काम करते हैं, शीट्स आती हैं, पहले डिजाइन बना, डिजाइन से शीट्स की कैलकुलेशन की गई, प्रोक्योरमेंट की गई, प्रोक्योरमेंट के थ्रू शीट्स यार्ड एरिया में आई, उनको कट किया गया,
एंड इस तरह का टैंक बनाएंगे बाई पार्ट्स, और आप इसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी टैंक की फैब्रिकेशन है। साइड के ऊपर हमारी फाउंडेशन चल रही है, ये फाउंडेशन सिविल के काम है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये होता है पाइप रैक, जो हर दूसरी फैक्ट्री, मिल, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, स्टील का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके वर्टिकल बीम्स हैं, आपके हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं, दे आर सपोर्टिंग फॉर दीज पाइप कंड्यूट्स, जहां से आपका डिफरेंट तरह का मटेरियल, ऑयल एंड गैस या जो भी मटेरियल आप इसके थ्रू गुजारना चाहते हैं, टू अवॉइड फ्रॉम द वाइब्रेशन, ठीक है ना। अब वाइब्रेशन होती है ना, तो ये आपकी पाइप रैक्स आर गोइंग टू सपोर्ट दैम, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ बैक टू द WBS ब्रेकडाउन, ताकि विजुअलाइजेशन के बाद आपको आइडिया हो। फाउंडेशंस बनेंगी, बिल्डिंग है सिविल के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर चलेंगे तो एज पर दिस BOQ क्या क्या चीजें मुझे बनानी है, मुझे टैंक्स बनाने हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे पाइप रैक्स बनाने हैं, ऐड का बटन क्लिक करते हैं। मैं इस BOQ में से चंद एक चीजें अपने प्रैक्टिस के लिए निकाल लेता हूँ, नॉट ऑल द BOQ। वाई होता पता क्या है कि इस प्रैक्टिस के अंदर ना आपको बहुत सारी डेफिनेशंस याद करनी है, बहुत सारे प्रोसेसेस को समझना है। एट सिंगल फ्रंट एंड स्टेज पे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं सारा BOQ इंप्लीमेंट करने का नहीं कहता, चंद एक चीजें करें ताकि आपका एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए विद प्रॉपर लॉजिक। सेकंड स्टेज के अंदर आप कोशिश करें अपनी फील्ड का प्रोजेक्ट एक एक्सटेंसिव एफर्ट के साथ लेके चलें, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इनका अलग अलग से काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम होगा, टेली कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये मैं। और इस तरह के ये टेम्पलेट्स पहले हमें लेवल 3 तक मिल जाते हैं कंपनीज की तरफ से, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलते इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अच्छा, एक्टिविटीज में जाएंगे तो भाई कंस्ट्रक्शन फेज आज हमारा मेजर टॉपिक है, तो इसको देखेंगे। अच्छा जी, सिविल वर्क्स में फाउंडेशंस आ गई, बिल्डिंग आ गई, मैकेनिकल के अंदर टैंक्स आ गए, पाइप्स रैक्स आ गए। अब इसको मजीद ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। फाउंडेशन तो ठीक है, जोन लेवल आ गया। अब ये फाउंडेशन किस चीज की है? मेरे प्रोजेक्ट के BOQ को अगर मैं स्टडी करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ डिजाइनर्स के साथ, मेजर जो मेरे सैलिएंट फीचर्स में आ जाएगा कि मुझे 4 टैंक्स बनाने हैं, तो 4 टैंक्स की फाउंडेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो असल में फाउंडेशंस कितनी चीजों की है? फाउंडेशंस जो है ना आपकी, ये देखें, BOQ के अंदर चलते हैं, हर चीज का रेफरेंस पकड़ते हैं और उससे अपना कॉन्सेप्ट। आपकी फाउंडेशन पाइप रैक की भी फाउंडेशन है, ठीक है, आपकी टैंक की भी फाउंडेशन है। तो उस फाउंडेशन वाले WBS को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, टैंक फाउंडेशन एंड पाइप रैक फाउंडेशन। सो लेट्स गेट बैक टू प्राइमरी P6 ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो WBS में चलेंगे ताकि ये देखें फाउंडेशन को, ऐड का बटन। अच्छा, ये हमें चीज सिखाएगी कि कैसे हमने मुतलका टीम जो है ना, डिजाइनिंग की, क्वांटिटी सर्वेइंग की, उनके साथ कैसे ये दे आर गोइंग टू हेल्प अस आउट। अच्छा, फाउंडेशंस के अंदर पाइप रैक फाउंडेशंस भी आ गई, वो भी तो बनेंगी ना। पाइप, उनका मैकेनिकल वाला काम मैकेनिकल वाले WBS में आ जाएगा, फाउंडेशंस, ठीक है। अब ठीक है, अब टैंक फाउंडेशंस में मजीद हम देखेंगे। अच्छा यार, कितने टैंक हम बना रहे हैं इस पर? 2 टैंक्स हैं जी, एक डीजल का टैंक है और एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है। तो इसको मजीद ब्रेक डाउन कर लेंगे। डीजल टैंक फाउंडेशन, या इसको, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही करना है, इट डिपेंड्स। आप यहाँ पे भी सारी फाउंडेशन को अलग अलग लिख सकते थे, मैं आपको ये वाला भी ब्रेक करके बताता हूँ। जैसे कि ये अगर ना भी आप करें, आप यहीं पे कर दें, लेट से डीजल टैंक। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कर देना है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फिजिबल है। यहाँ पे स्टोरेज टैंक फाउंडेशन करते हैं, ठीक है, स्टोरेज टैंक फाउंडेशन। फिर इसके नीचे एक और WBS ऐड कर लें, पाइप रैक A फाउंडेशन, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट और क्लाइंट। आपको जैसे पाइप रैक A फाउंडेशन, डिफरेंट पाइप रैक्स बनते हैं ना, A B वट एवर देयर स्पेसिफिकेशंस, फिर फाउंडेशन के अंदर ऐड कर लें। इसको ही कॉपी कर लें, इस नाम को Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, और यहाँ पे हमने रख दिया B। समझ आ रही है बात की? मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, एक्टिविटीज में जाएंगे तो ये हमारा उस लेवल का WBS बन चुका है। ये देखें, डीजल टैंक फाउंडेशन।
अब सबको ही पता है, अगेन आई विल गेट बैक टू फाउंडेशन के अंदर, ये देखें ये मेरी टैंक फाउंडेशन, सबने किस किसने गली मोहल्लों के, सब ने गली मोहल्लों के अंदर घर बनते हुए देखे हैं, ठीक है। होता क्या है मेरे भाई, जब आप कोई घर बनाना स्टार्ट करते हो बड़ा सिंपल है, सिविल से हर बंदे को, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिविल से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारी लाइफ ही सिविल के काम गली मोहल्लों में देख के होती है, फिर मैकेनिकल को इसी प्रोसेस में लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिकल को लेके चलेंगे। ये मेरा बीओक्यू है, लेकिन इस बीओक्यू को एक मिनट के लिए साइड पे रख दूं ना, तो आपको अपना गले मोहल्ले की कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। जैसे कि सबसे पहले जब हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें सर्वे करना पड़ता है, उसकी चार, उसकी ना क्या उसे कहते हैं, फटियां लगानी पड़ती हैं, मार्किंग करनी पड़ती है, यार कितना एरिया, ये ना हो कि हम सायों की दुकान भी आपकी उसमें आ रही है, ऐसा नहीं करना। एज पर द डिजाइन यू हैव टू मेक द यू नो लेआउट एंड मार्किंग, पहले ठीक है जी कर लिया, फिर क्या करना है, क्योंकि बड़ा काम हो रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो डिजाइनर कहेगा कि भैया इसको इतने इतने फीट जो है ना एक्सकवेट करना है, वो डिस्क्राइब कर रहा है इन चीजों को, ठीक है ना, पूरा स्टैंडर्ड के साथ, कि यार इसको अगर काम करेंगे उसके बाद टेस्ट लगेगा, वो टेस्ट इस क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी है टोटल कि इतनी हो जाएगी एज पर द डिजाइन, ठीक है, एस्टिमेटेड, इट्स नॉट रियल वन, ये कम ज्यादा होगी जब हम काम करेंगे। फिर ये आपका जी कि अब इसको पूरा लेवल करना है, इसको पूरा कंपैक्ट करना है, ताकि बाद में दीवारें ना बैठ जाए या वो टैंक ही ना बैठा हुआ हो। फिर उसके बाद जब, उसके बाद पीसीसी करना है, लीन जिसको बोलते हैं, ये पतला सा सीमेंट का कंपोजिशन होती है, यहाँ पे लिखी भी होगी, ठीक है, और ये वाली है, ठीक है, 148 की। फिर यहाँ इसके ऊपर ना, जैसे हम घरों में फाउंडेशंस के डैम्स डालते हैं, तो फैब्रिकेट करते हैं स्टील के डिफरेंट तरह से, और उसको स्टील को बिछा देते हैं, ले डाउन कर देते हैं, उसके ऊपर फटियां लगा देते हैं, फॉर्म वर्क शटरिंग बोलते हैं। उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, अब चूंकि इस पे टैंक रखा जाएगा, तो टैंक तो थोड़ी सी हवा आई तो देर इज अ थ्रेट ना, वो गिर सकता है, तो उसमें नट बोल्ट लगा देंगे, जब टैंक आएगा तो उसको नट बोल्टिंग के साथ फिक्स कर देंगे, तो इसलिए इनको बोला जाता है एम्बेडेड आइटम्स, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, ठीक है, कंक्रीट पोर करेंगे जैसे लेंटर डलता है, ठीक है, समझ आ रही चीजें, और उसके बाद भैया उसको रिमूव कर देंगे जो शटरिंग है, और बैक फिलिंग कर देंगे, सिंपल। अब ये जिस तरीके से ये चीजें लिखी है ना, ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट है, हमें बिल्कुल उसी फॉलो चीज चीज को फॉलो करना है जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज थी। प्रोसेस तो बहुत बड़ा है आरएफक्यू का, मुझे प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन करना, मुझे उसका नाम लिखना है, तो वी नीड टू गेट हेल्प, और हमें उसको कन्वर्ट करना है अपने इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, इसको कहते हैं बीओक्यू मैपिंग। हम देखो पहले लेआउट एंड मार्किंग, एक्सकवेशन, लेवलिंग, लीन, रिबार वर्क, फॉर्म वर्क, कंक्रीट इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, ये इस तरीके से हमने सारी की सारी एक्टिविटीज को ऐड करना है, जैसे हमने डिजाइन प्रोक्योरमेंट के अंदर किया। मेक श्योर नथिंग शुड बी मिस्ड आउट, यहाँ पे अगर कोई चीज डिजाइन प्रोक्योरमेंट में मिस हो जाती है, नो प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करेंगे, एंड लेआउट एंड मार्किंग, स्टार्ट लेआउट, एक मिनट, लेआउट एंड मार्किंग, ठीक है। और फिर इसी तरीके से टॉप राइट कॉर्नर से कुछ एक्टिविटीज ऐड कर लें आप एक दफा ही, और इसका पहले मैनुअल तरीका सीखना है, लेआउट एंड मार्किंग आ गया, साथ में इसका आ जाएगा एक्सकवेशन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे जी कंपैक्शन या लेवलिंग, ठीक है। इसके बाद ये चीजें आपको जुबानी भी एक्टिविटीज की सीक्वेंस याद होनी चाहिए, जब भी आप प्लानिंग इंजीनियर के इंटरव्यू में जाते हो ना, फाउंडेशन हो गई, फैब्रिकेशन हो गई, इलेक्ट्रिकल की केबल पुलिंग हो गई, ये चीजें बड़ी, और फिर कौन कौन से टेस्ट लगेंगे, क्या सीक्वेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं साथ साथ आपको गाइड करूंगा। इनका सीक्वेंस आपके जेहन में, ये पॉपुलर एक्टिविटीज, आप दुनिया का कोई प्रोजेक्ट उठा लें, फाउंडेशन बनेगी बनेगी, ठीक है। फैब्रिकेशन कुछ ना कुछ चलेगी, मैकेनिकल का भी पार्ट होता ही होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको, ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइमरी P6 में ऐड करना आता है, आपको उसका सीक्वेंस आता होगा, तो आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि सर आई एम एक्टिवली वर्किंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर। सो लेवलिंग के बाद जो आप चीज है ऑब्वियसली आपका है रिबार वर्क, ठीक है, उसको आपने फैब्रिकेट करना है, या स्टील वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क के साथ ही आपने एम्बेडेड आइटम्स जो नट बोल्ट डालने हैं, ताकि बाद में जब कंक्रीटिंग हो तो एम्बेडेड आइटम्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, इस तरीके से। और इसके साथ आपने क्या कर देना है, कंक्रीट फोर, इसके साथ कंक्रीट फोर कर दिया, A2 A3 वट एवर, या ऐड का बटन क्लिक कर दें, और फिर इसके साथ क्या रिमूवल,
ऑब्वियसली फिर इसी में वो आ जाता है, क्योरिंग कर लें, वाटरिंग क्योरिंग जो भी है, पानी देना होता है, क्योरिंग। और इसमें आ जाएगा रिमूवल, रिमूवल ऑफ होमवर्क, सॉरी ये पहले आएगा ना। अच्छा इसमें आप बैक फिल कर लें, बैक फिल, ठीक है, रिमूवल एंड बैक फिल। ओके जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मुझे बताइएगा, कुछ लोगों का अपना इंटरनेट का मसला होता है, मुझे कुछ लोग फीडबैक दें। इज इट ओके वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? बैकफिल का कंक्रीट एक है यार, कंक्रीट का मतलब यह जो सीमेंट है, कंक्रीटिंग है, वो पोर करनी है ना फॉर्म वर्क के अंदर, ठीक है। शटरिंग है, जो शटरिंग करते हो जब लेंटर डालते हो मेरे भाई, बहुत सिंपल है। क्योरिंग का पानी देना होता है ताकि, बैकफिल का मतलब है फाउंडेशन बन रही है ना, तो ये वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज, ये वाली, ये मट्टी पड़ी है, ये साथ में बाद में फाउंडेशन के साथ लगा, इसके साथ ये यहाँ पे बैकफिल होगी। ये मट्टी पड़ी है ना, ये जो निकाली है इसको बैकफिल करके, ये ठीक है। आगे समझ, मुश्किल तो नहीं है, ये एक्टिविटीज कर लेंगे। अब क्या होगा, वही चीज, इसको कॉपी करेंगे मेरे भाई, और ये सारे का सारा कॉपी करके सेम यही चीज हमने स्टोरेज टैंक फाउंडेशंस के अंदर लेके जाएंगे, कंट्रोल भी कर दें, ये वही कल वाली चीज, एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस वन, एक दफा जब एक ही लॉगिन के अंदर भी ये पूछता है। अच्छा, अच्छा इसमें आप लोग कहेंगे यार मुझे कैसे पता चलेगा, तो सैंपल प्रोजेक्ट्स आर देयर, डोंट वरी, सैंपल प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जस्ट मुझे 1 मिनट दें। ये एक सैंपल प्रोजेक्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, काफी पुराना प्रोजेक्ट है, बट यस वी कैन, आई कैन शेयर विद यू। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे सारे का सारा इस बीओक्यू का स्कोप ऑफ वर्क है सारा। ये आपके टैंक की फाउंडेशंस हैं, ये स्टोरेज है, यहाँ पे 3, ये पूरा फुल फ्लैज्ड प्रोजेक्ट है, पाइप रैक्स हैं 6-7, पूरी की पूरी फाउंडेशन है। एक्चुअली ये कहलाती है आपकी बेंचमार्किंग, जो पहले से लेसन लर्न पड़े हुए हैं आपकी कंपनी के पास। आपका प्रोजेक्ट तो जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, आपने अब इस तरह का शेड्यूल बनाना है, तो उस तरह की एक्टिविटीज, और डब्ल्यूबीएस इज अ बेटर चॉइस। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर आप इस तरह का पहले डब्ल्यूबीएस बना देंगे, फुटिंग्स हैं, स्टेप कॉलम्स हैं, प्लिंथ बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, स्लैब है, पहले आप इस तरह का पूरा डब्ल्यूबीएस बनाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द बिल्डिंग, और इसमें भी इसी तरीके से फाउंडेशंस को ऐड कर लेंगे ना। अब बिल्डिंग के डब्ल्यूबीएस में चलते हैं, और ये देखें, ये आपकी बिल्डिंग है, इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसको फाउंडेशन आ जाएगी, इसकी राफ्ट फाउंडेशन आप लिख दें, यहाँ पे फुटिंग है, फाउंडेशन है। इसके बीओक्यू के अंदर भी मैंने चीजें अच्छा सेग्रीगेट की हुई हैं, इसमें आप कॉलम्स। एंड आई वुड सजेस्ट यू पीपल, जो सिविल के लोग हैं वो चाहते हैं यार मैं सिर्फ बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट एक स्लाइस पकड़ें बिल्डिंग का, और ऊपर वही प्रोसेस लिखें, पीडीडीआर, ईडीडीआर, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और बिल्डिंग, जस्ट बिल्डिंग। जो मैकेनिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, दे शुड गो फॉर फाउंडेशन ऑफ स्टोरेज टैंक, फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरेज टैंक, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के लेके चले, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। 100 से ज्यादा एक्टिविटीज को ऐड नहीं करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस है, शुरू में एक्साइटमेंट लगती है, लेकिन जब हम ज्यादा काम कर बैठते हैं ना, तो फिर एक ही तरह का कॉन्सेप्ट बार बार एक्टिविटीज पे करना होता है। जी जी, वो अब्दुल बासित, यस यू आर राइट, वो भी मैं बताता हूँ सारा कुछ, अभी एक एक टाइम पे रिजवान करेंगे ना, तो फिर आपको फेड अप हो जाता है 2-4 दिन के बाद कि यार ये क्या, मैं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर बैठा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप चंद एक चीजें उठाएं, उसको पूरा एक फेज आउट करें कि अच्छा इसका डिजाइन, इसका प्रोक्योरमेंट, इसका कंस्ट्रक्शन, एक एक प्रोडक्ट उठा लें। अच्छा जी, कॉलम्स आ जाएंगे, प्लिंथ बीम्स, ये इसको यहाँ से ही उठाते हैं, बीओक्यू से ही साथ साथ देके, ठीक है। वेयर इज बीओक्यू, हियर वी आर, ये हमारा है। और यहाँ पे आप सारे का सारा कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, प्लिंथ बीम्स हैं, कॉलम अप टू, तो इसको हम एज अ डब्ल्यूबीएस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड का बटन क्लिक करके, कॉलम अप टू स्लैब्स, यहाँ पे अब आ जाएगा टॉप स्लैब, यहाँ पे आ जाएगा, अब ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर ही चल रहा है अभी। ऐड का बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिक वर्क, फिर इसमें आ जाएगा बिल्डिंग के अंदर सारा अगला एमईपी का, और एमईपी को मजीद आप आगे लेके जा सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ठीक है। इसकी अपना बिल्डिंग का जो है,
ये इस बिल्डिंग का अपना है, इस मैकेनिकल के अंदर नहीं इसको मर्ज करना, वो तो पूरे प्रोजेक्ट का मैकेनिकल है ना अलग से, वो टैंक्स का। ये बिल्डिंग का अपना एमईपी है, ये अलग से होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग मैकेनिकल वर्क्स, ठीक है। इस एमईपी के अंदर हम वो चीजें ऐड ऑन कर देंगे। तो एक्टिविटीज में चलते हैं। ये आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन, ठीक है। अब ये देखें, यहां से आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप ये सैंपल प्रोजेक्ट दे दूंगा। आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस प्रैक्टिसिंग। ये सिर्फ आपने लोड करना है। आई गेस यू कैन लोड दिस एक्टिविटीज इन अ सीक्वेंस, राइट। ये सारा कुछ आप एक सीक्वेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल, सारा कुछ इज देयर, बीओक्यू इज देयर एंड सैंपल इज देयर, एंड यू कैन ऐड ऑन। जस्ट ऐड करना, एक सीक्वेंस को मेंटेन रखें, बीओक्यू को कंसल्ट करें, अच्छा जी ये काम दिया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू लोड दिस वन, राइट। अब आगे मैकेनिकल की कुछ चीजों को, थोड़ा सा सिविल का हो गया, मैकेनिकल की कुछ चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे टैंक्स हैं। और डब्ल्यूबीएस में चलते हैं। एंड इससे पहले कि हम टैंक्स की मैकेनिकल जो है उसको एक्सप्लेन करें, मैं आप लोगों के साथ ये पिक्चर जो शेयर कर रहा हूँ, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इजी। आप चाहे जहाज को प्लान कर रहे हैं, आपको बस एक प्रोसेस की समझ होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस इंक्लूड होता है आपके थॉट माइंड सेट के अंदर एज अ प्लानिंग इंजीनियर। क्या चीज मैटर करती है, आपको रेलवे दे दी जाए, आपको एक स्टेडियम दे दिया जाए, आपको कोई भी चीज दे दी जाए, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा। आप मान लो कि अभी आपको टैंक को प्लान करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये बीओक्यू में दिया हुआ है, हाउ आई कैन ब्रेक इट डाउन। जैसे मुझे इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, मुझे जो इसके कारीगर लोग हैं, ऑपरेशन के लोग हैं, जो इसको बनाते हैं, जो डिजाइनर्स हैं, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी कि इट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ टू प्रोसेसेस। कि मुझे अगर टैंक को, अगर इसकी मैकेनिकल चीजों को डिस्कस करना है, सो देर आर टू थिंग्स। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन में वो प्रोसेस होता है, ठीक है, कि शीट से जब कटिंग की जाती है, उसको वेल्ड किया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं, उसको हम फैब्रिकेशन बोलते हैं, सिंपल। तो मुझे एक फैब्रिकेशन का प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा। अगेन आई विल रिपीट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ टू मेक दिस टैंक, आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट एरोप्लेन, एक्सप्लेनिंग अबाउट स्टेडियम। आप स्टेडियम को पहले देखें, अच्छा जी ये स्टेडियम बनाएंगे, तो इस स्टेडियम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो आपके डब्ल्यूबीएस बन जाएंगे। फिर उनको रखें, कौन सा मेरे लिए डिसिप्लिन लेवल पे है, कौन सा मेरे लिए उसके जोन लेवल पे है, कैसे उसको मैं ब्रेक डाउन करके उस छोटे लेवल पे जा सकता हूं। अब मैंने छोटे लेवल पे जाना है, तो यहाँ पे मैंने अपने इंजीनियर से कंसल्ट किया एंड ही टोल्ड मी कि यार इसमें एक फैब्रिकेशन होती है और एक इंस्टॉलेशन होती है, जिसको हम इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं और इरेक्शन भी बोल सकते हैं ऑन साइट, ठीक है। ठीक है जी, दो हिस्से हो गए। पहले हम क्या करेंगे, इसकी फैब्रिकेशन करेंगे। यार्ड एरिया के अंदर आपने देखा होगा, थोड़ी स्लाइड्स पहले बंदे बैठ के यार्ड में कटिंग कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस कहलाता है फैब्रिकेशन। और फिर आ जाती है इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये प्रोसेस मुझे समझ आ गया। अब इस प्रोडक्ट के मैं डिफरेंट हिस्से बनाऊंगा। अच्छा, फैब्रिकेशन के थ्रू ये आपकी टॉप रूफ प्लेट बनेगी, रिंग बनेगी, बॉटम प्लेट बनेगी या रिंग बनेगी, और दरमियान वाली जो प्लेट्स हैं या रिंग्स हैं या लूप्स हैं, उनको कहते हैं शेल प्लेट्स। 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी 6 शेल प्लेट्स बनेंगी। टोटल 8 हो गई, टॉप की, बॉटम की। ये भी मुझे समझ आ गई, सिंपल है। मेरा फैब्रिकेशन को 3 हिस्सों में मजीद ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। टॉप की प्लेट लूप बनाना है मुझे, शेल प्लेट्स बनानी है, और नीचे वाली, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पाइपिंग आ जाएगी, नोजल्स आ जाएंगी। मैकेनिकल वाले ये चीजें समझ सकते हैं आसानी के साथ। ये स्टेयर केस आ गया, ऊपर कुछ वेल्व्स लगाने हैं, मैन होल लगाना है। ये तो सिविल वालों को भी पता है, जब हम कर रहे होते हैं सीवरेज पे काम, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए एक ओपन गेट रखना पड़ता है, डोर, जिसको हम मैन होल बोलेंगे। इसमें डिफरेंट तरह के वेल्व्स हैं ताकि प्रेशर ट्रैप ना हो, कहाँ से हमने कोई चीज देखनी है, ये सारी चीजें वो बीओक्यू से भी हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल डब्ल्यूबीएस कैसे बनना है वो हम यहाँ पे अब बनाते हैं। एंड ये हमारा मैकेनिकल का काम है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ये स्टोरेज टैंक है या डीजल टैंक है। जैसे कि मैंने ये 2 टैंक्स बना लेते हैं, स्टोरेज टैंक, देन देयर इज डीजल टैंक, ठीक है, या कोई भी टैंक हो सकता है, डजेंट मैटर नाम। अच्छा जी, अब स्टोरेज टैंक को मजीद हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसका फैब्रिकेशन का प्रोसीजर है, फैब्रिकेशंस, एंड देन ऐड का बटन क्लिक कर देंगे और यहां पे आ जाएगा इरेक्शन या इंस्टॉलेशंस। जो अब हम इसको, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे यार्ड एरिया के अंदर, इसको साइड पे लेके जाएंगे, वहां पे इसकी वेल्डिंग होगी। इरेक्शन या उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशंस, ठीक है।
अब फैब्रिकेशंस जो है उसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस समझ आ रहा है? बॉटम प्लेट्स की फैब्रिकेशन होगी मेरे भाई, बॉटम प्लेट्स, और फिर आपकी होगी शेल प्लेट्स जो दरमियानी होती हैं, शेल प्लेट्स का इसको आप लिख लें, ये 6 लूप्स होंगे, ठीक है, ये ना हो के आप कहीं आ रही है। और फिर आपकी होंगी फैब्रिकेशन के अंदर टॉप रूफ प्लेट्स, टॉप या जो भी आप, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं, ये एक्टिविटीज के अंदर चलेंगे, एक प्रोसीजर है, ये आपका इस लेवल पे चला गया। आप इस तरह से समझ लें कि मेरा कंस्ट्रक्शन फेज लेवल था, ठीक है। अब इसको सेग्रीगेट करना है, ये मैकेनिकल इज डिसिप्लिन लेवल, टैंक इज प्रोडक्ट लेवल, स्टोरेज टैंक इसको मजीद जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज आई हैव मल्टीपल टैंक्स ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक होता तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती स्टोरेज टैंक लिखने की, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टोरेज टैंक लिख देता, बिकॉज आई हैव नो डीजल टैंक एज वेल, सो आई हैव टू डिवाइड। देन प्रोसेस बेस्ड हो गया ना, फैब्रिकेशन होंगी, इरेक्शन होगी, फिर उसको मजीद बॉटम प्लेट्स, ताकि हम एक्यूरेटली उस जगह पे पहुंच सके। प्लानिंग नाम ही इसी का है, आसानी बनाना सबके लिए। यू अंडरस्टैंड? चीजें समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अब ना इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मेरा ख्याल है कि मैं आपको अगर यहाँ पे समझा दूं, जहाँ पे चीजें यहाँ से आपने एक्टिविटीज उठानी है, डोंट वरी। बीओक्यू से भी होता क्या है, ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप शीट्स की मार्किंग करते हो, मार्किंग करोगे, फिर आप उनको कट करते हो अपनी डिजाइन के मुताबिक, फिर आप उनको सैंड ब्लास्ट कर देते हो। सैंड ब्लास्ट का मतलब क्या है? आप उनके ऊपर पेंट करते हो स्पेशल किस्म का, जिससे उसको जंग नहीं लगेगा, इरोजन क्रोजन बोलते हैं। फिर आप इसी तरीके से शेल प्लेट्स की ये 4 चीजें उनको स्ट्रेट करोगे, उनका भी लूप्स बनाओगे, रूफ प्लेट्स के ऊपर इसी तरीके से वर्किंग करोगे, सेम। अच्छा, बन गए, अब उनको साइड पे ले आएंगे, और वो जो फाउंडेशन बनेगी उसके ऊपर इरेक्शन कर देंगे, सबसे पहले किसकी? बॉटम प्लेट की, ठीक है। क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिविल वालों के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। क्या करेंगे हम यार, उसकी ये इस तरीके से फाउंडेशन के ऊपर सबसे पहला जो रिंग बना होगा ना, उसको हम इरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वेल्ड कर देंगे, इसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे। फिर तीसरा काम क्या है, आफ्टर वेल्डिंग वी आर गोइंग टू कंडक्ट एनडीटी टेस्टिंग, जिसको वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। अगेन आई विल रिपीट, द प्लानिंग इंजीनियर के इस तरह की प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीजें समझ होंगी ना, तो आप इंटरव्यू आसानी से पास करेंगे। दे आर लेस आस्किंग यू फ्रॉम द प्राइमेरा P6। प्राइमेरा P6 में वो ज्यादातर आपसे क्या चीजें पूछेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड जो आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, प्रोग्रेस कैसे, तरीकाकार आपको आना चाहिए। लेकिन आपको इन चीजों के ऊपर भी गौर करना है कि यार ये टेस्टिंग किस चीज का नाम है, और इससे प्रूव होता है कि आपने फील्ड में काम किया कि नहीं। वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग को गूगल कीजिएगा, चैट जीपीटी कीजिएगा, इसको लाजमी। पहला टेस्ट लग गया, फिर उसके ऊपर दूसरी शेल प्लेट आ गई, इसको रखेंगे, इसको वेल्ड करेंगे। दूसरा टेस्ट आ गया, इसको बोलते हैं ऑयल पेनिट्रेट टेस्ट, इसका भी वही काम है। एनडीटी टेस्टिंग जो वेल्डिंग करने के बाद होती है, यार लीकेज तो नहीं हो रहा, क्रैक तो नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। कुछ लोग भी क्रैक होते हैं, टैंक भी क्रैक हो सकता है, ठीक है। सेकंड शीट आ जाएगी यहाँ पे, फिर तीसरी आ जाएगी, उसके ऊपर भी वेल्डिंग होगी, और उसके टेस्ट को बोलते हैं डाई पेनिट्रेट टेस्ट। इसमें कलर्स यूज होते हैं, कलर्स जब लीक होते हैं तो पता चल जाता है। फिर चौथी इंस्टॉलेशन होगी शेल प्लेट, उसके ऊपर आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, डिपेंड करता है कहाँ पे किस लेवल पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ये देखें, ये वाली वो एक्टिविटीज है, ये रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया, पांचवी छठी। और उसके बाद आप इसको इस तरह से बनता हुआ देखेंगे, ये आपका पूरे का पूरा फाउंडेशन पे आपका टैंक खड़ा है, जो मैकेनिकल उसका स्ट्रक्चर है। और ये कर्व एंगल क्या होगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से। ये एक्टिविटीज देखो ना, डिजाइन के हिसाब से जैसे वो चीज डेवलप हो रही है। सेंट्रल कॉलम, ताकि कल को इसमें यार ऑयल एंड गैस को आना है, प्रेशर होता है, ये कोलैप्स ना करे, कोलैप्स भी हो सकता है ना। सेंट्रल कॉलम रखेंगे, ब्रैकेट्स या साइडों पे ब्रैकेट्स लग जाएंगी, ताकि इसको सेफ्टी सेफ्टी भी तो देनी है ना। फिर आपका राफ्टर इंस्टॉलेशन है, आपके ये राफ्टर्स होते हैं साइड पे, ये इस तरीके से, ताकि कोलैप्स ना हो। फिर नोजल्स हैं, यहाँ पे आप उसके नोजल टैप्स, प्रेशर टैप्स, गेजेस लग जाते हैं, है ना आइडिया साइट का। साइट ग्लास लगता है, जस्ट लेवल चेक करेंगे कितना लिक्विड है अंदर, इसको नोजल मार्किंग कहते हैं, नोजल इंस्टॉलेशन कहते हैं, नोजल वेल्ड कहते हैं। ये तीनों चारों काम आपने एक्टिविटीज की शक्ल में लिख ली है। ये ऊपर भाईजान इसका एक ढक्कन होगा, ये जिसको हम मैन होल बोलेंगे, ठीक है। मैन होल की पाइप ये फिटिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी वेल्डिंग होगी, उसका भी एनडीटी टेस्टिंग होगा। फिर उसके साथ स्टेयर केस है, किसी इंसान को ऊपर चढ़ के जाके इंस्पेक्शन करनी है। फिर ये सारी की सारी चीजें उसी तरीके से हैं, ठीक है। ये इसकी पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन की गई है। जो लोग फ्रेशर है वो तो इसको एज अ इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट उठा के खुद बनाए, और जो लोग अभी
मिड कैरियर में दे शुड आल्सो शो सच काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एज अ फील्ड प्रोजेक्ट के जी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और प्रोजेक्ट हमेशा वो होता है जिसमें सारे डिसिप्लिन होते हैं। कोई दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दे जिसमें सिर्फ सिविल का काम है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल से, नो, मल्टी डिसिप्लिन विल बी देयर। सो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के अंदर चलेंगे तो आपको मजा आएगा चीजों का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप कि आप इन चीजों को कर लेंगे ना ऐड, क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू ऐड इट विल टेक 1 more hour। आई हैव कन्वेड यू, मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे, इजी है। इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, इसको बस आपने WBS बना के चीजों को ऐड करना है, दैट्स इट। स्कोप लोड करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, ये करना है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। वो क्या है भाई? असल मुद्दा ये है कि जब आप स्कोप लोड कर लेते हैं, देन द सेकंड थिंग क्या है जी? आज एक्टिविटीज को हमने लोड कर लिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भैया आपने बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस याद रखना है ज़हन में। यहाँ पे आपने लोडिंग करनी है एक्टिविटीज की। पहले एक्टिविटीज को डिफाइन करना है। कल वाला सारा प्रोसेस मैंने बताया, आज वही चल रहा था। अब अगली चीज चलेगी जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। जब भी प्राइमरी P6 के अंदर चीजें लोड करनी है, ऐसा नहीं है कि अभी ये याद आ गया तो ये कर लिया, कल को वो नहीं। यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस। व्हाट डज मीन बाय सीक्वेंस? कि यार साइट के ऊपर कैसे काम चलेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बिल्डिंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज को WBS को ऐड करा था। पहले फाउंडेशन बनेगी, सो मेरा सीक्वेंस बड़ा सॉर्टेड है। मैंने ऐसे नहीं किया कि प्लिंथ बीम ऊपर लिखा है। सीक्वेंस शुड बी इन अ सर्टेन वे। जो चीज पहले बनेगी उसको पहले लिखना है। और इस प्रोसेस के एंड पे आपके पास ये वाली चीज बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम। क्या मतलब? ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जितनी भी पहले एक्टिविटीज हैं वो लोड करनी है, अंडर डिफाइन एक्टिविटीज। फिर उन सारी एक्टिविटीज को लोड करने के बाद आपस में लिंकअप करना है। उसको हम बोलेंगे क्लोज लूप या प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम। पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, आइसोलेटेड कुछ नहीं होगा। लेकिन इस नेटवर्क को बनाने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा डिपेंडेंसीज। देखें, आप किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रेशर के तौर पे चले जाएं, आपकी मीटिंग्स होंगी ना, आपने 4 तरीकों से सोचना है। वो 4 तरीके क्या है? आपके प्रोजेक्ट पे जब डिपेंडेंसी का लफ्ज आएगा ना, तो आपने उस डिपेंडेंसी को 4 तरीकों से सोचना है। मैंडेटरी डिपेंडेंसी होती है एक प्रोजेक्ट पे। दैट डिपेंडेंसी यू कैन नॉट चेंज। जैसे बिल्डिंग के अंदर फाउंडेशन है, उसके बाद ही कॉलम्स बनेंगे, ऐसे ही है। फाउंडेशन के बाद कॉलम है, उसके बाद बीम है, उसके बाद आपका टॉप रूफ है, ऐसे ही है। यू कैन नॉट चेंज के आप कहें मैं पहले बीम बना लो फिर कॉलम बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। टेक्निकल लिमिटेशन इज देयर। मैंडेटरी डिपेंडेंसी वो चीजें जो मैं आप चेंज नहीं कर सकते, जो नेचुरल है, जो टेक्निकल है, मैंडेटरी डिपेंडेंसी, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी या प्रेफरेंस बेस्ड, जो मैं और आप चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 2 तरह के टैंक्स हम बना रहे हैं। एक है स्टोरेज टैंक और एक है मेरा डीजल टैंक। अब ये कंपनी की मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दे कैन स्टार्ट बोथ, क्योंकि इनकी लोकेशंस डिफरेंट है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, इनको इकट्ठा भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। इसमें मेरी मर्जी चल सकती है। तो प्रेफरेंस या डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी, जहां पे मैं अपनी मर्जी चला सकता हूं, राइट। एंड द थर्ड वन इज इंटरनल डिपेंडेंसी, एनीथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन माई शेड्यूल। मैंने शुरू में एक लफ्ज बताया था, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट का मतलब है जो मेरे ये पूरा का पूरा शेड्यूल बना रहा हूं उस पर। इंटरनल का मतलब क्या होगा कि मेरी कंपनी के अंदर से कौन सा एलिमेंट है जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसा कि डिजाइन इज नॉट रेडी, सो डिजाइन कैन इम्पैक्ट। डिजाइन तो मेरी कंपनी का एक इंटरनल मामला है ना। वेल्डर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, इंटरनल मसला है। साइट इज नॉट रेडी, इंटरनल मसला है। साइट को जाने वाला रोड पे पानी खड़ा है, इंटरनल डिपेंडेंसी आ गई, मसला आ गया भाई। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी क्या है? प्रोक्योरमेंट, थर्ड पार्टी इज नॉट अवेलेबल, सप्लायर इज नॉट ऑनेस्ट। जिस कंट्री में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके रूल चेंज हो गए हैं। जैसे रिसेंटली अमेरिका ने भी टैरिफ्स चेंज किए हैं फॉर चाइना, राइट। मैं बहुत सारे काफी प्रोजेक्ट्स वहां पे कंसल्टेंसी दे रहा था, एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर स्टॉप्ड। व्हाई? टैरिफ हैज बीन हाइक 200%। कंपनीज ने एस्टिमेशन किया हुआ था कि हम आज से 1 साल पहले कि हम 250 मिलियन में करेंगे, अब इस कॉस्ट के साथ जब जाएंगे तो वो तो 250 मिलियन में लॉस में जाएगा। सो एक्सटर्नली
अमेरिका ने अपने कानून चेंज किए, प्रोजेक्ट इज गॉन, बढ़ गया प्रोजेक्ट। यू अंडरस्टैंड? सो आपकी कंट्री का रूल चेंज हो जाए, कोई सप्लायर चेंज हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। अब के बाद जब भी आपने किसी मीटिंग में बैठना है, डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये वाला मीटर ऑन रखना है अपना, इसको जस्ट साथ साथ सोचना चाहिए। मैंडेटरी होगी, डिस्क्रिशनरी होगी, इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी, सिंपल। ये आपके प्रोजेक्ट नेटवर्क को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारी एक्टिविटी टाइप्स कितनी है, आसानी के साथ समझ सकते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, उनकी डिपेंडेंसी के हिसाब से। वैसे तो हमारी एक्टिविटी टाइप्स बहुत और तरह की भी हैं, जो आने वाले सेशंस के अंदर हम पढ़ते जाएंगे, बट मेजॉरिटी के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज हैं डिपेंडेंसी के हवाले से, नॉट मेजॉरिटी, डिपेंडेंसी के हवाले से। So this is the second part of this lecture because it was disconnected. So we are going to discuss about the activity types. We have two types of activities, predecessor activity होती है और एक successor। इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता दूं कि प्रीडिसेसर का जो मतलब होता है ना, पहले होने वाला काम, फॉर्मर, पहले काम। जैसे कि हम समझ लें कि हमने बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग के अंदर पहले क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल फाउंडेशन, और फाउंडेशन से पहले ठीक है, फाउंडेशन, और उसके बाद क्या होगा? कॉलम। तो अगर इन दो चीजों को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, फाउंडेशन इज प्रीडिसेसर एज कंपेयर टू कॉलम, एंड कॉलम इज सक्सेसर। जैसे बाप और बेटा की एग्जांपल ले लें, बाप दुनिया में पहले आता है, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो वो उसका प्रीडिसेसर होता है, और सक्सेसर बाद में आने वाली चीज होती है जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बेटा इज सक्सेसर, जैसे प्रिंस इज द सक्सेसर ऑफ किंग, ठीक है ना। तो सक्सेसर इज ऑलवेज डिपेंडेंट, whereas predecessor is always independent। इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? हम अगर रिलेशनशिप टाइप समझे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं, कितनी तरह के रिलेशनशिप्स हैं। यहां पे आसानी से आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे वैसे चार तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं एक्टिविटीज को, जैसे कि एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट करना है, ओके। फिर हम दो काम इकट्ठे भी स्टार्ट कर सकते हैं और दो काम इकट्ठे फिनिश भी कर सकते हैं। जो चौथा रिलेशनशिप है वो हम यूज नहीं करते अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, जो कि यानी कि आप समझ लें कि रियलिस्टिक नहीं है वो रिलेशनशिप। अब फिनिश टू स्टार्ट की अगर बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्टिंग, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू शो विद इन प्राइमरी P6 कि यार दो काम कैसे एक दूसरे के साथ लिंकअप है। एक काम फिनिश हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो वेल्डिंग से पहले क्या टेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है उस जॉइंट की? नहीं की जा सकती। इट मींस टेस्टिंग इज टोटली डिपेंडिंग ऑन वेल्डिंग, द फिनिशिंग स्टेटस ऑफ वेल्डिंग। So it is dependent activity. Testing is dependent. Another name of dependent is successor. ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वेल्डिंग खत्म होगी then we are going to start testing. That is the meaning of this relationship. But we cannot start testing unless until welding is done. मेरी बात समझे? जब तक वेल्डिंग खत्म नहीं होगी हम टेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि इसकी फिनिशिंग स्टेटस पे, ठीक है। ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, एंड देयर यू कैन सी कि अच्छा जी इसमें सक्सेसर कौन सा है। हमेशा जो डिपेंडेंट होगा वो सक्सेसर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे हमारा कोई भी प्लांट है, वहां पे मेंटेनेंस स्टार्ट हुई है, दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट है। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे कौन सी दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं? अब ये डिपेंडेंट है, जिस तरफ एरो होगा ना ये आपकी सक्सेसर एक्टिविटी होती है, और जिस तरफ इसकी टेल होती है वो आपकी प्रीडिसेसर होती है। ये एक जुगाड़ बता रहा हूं, लेकिन दोनों स्टार्ट टू स्टार्ट है। इट मींस के दोनों अगर स्टार्टेड हैं 2 जनवरी को, अगर मेंटेनेंस 2 जनवरी को स्टार्ट होगी तो कंप्रेसर भी 2 जनवरी को स्टार्ट होगा, क्योंकि मेंटेनेंस कंप्रेसर से आप न्यूमेटिक सप्लाई लोगे, काफी टूल चलेंगे, इसलिए लिंक किया ना स्टार्ट टू स्टार्ट। बट इफ मेंटेनेंस इज पोस्टपोन्ड टू 12th ऑफ जनवरी, क्या आपका किसी वजह से यार नहीं 10 दिन लेट कर लेते हैं, तो कंप्रेसर भी 2 जनवरी को स्टार्ट नहीं होगा। इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेटस ऑफ मेंटेनेंस 12th ऑफ जनवरी। सो इट इज एक्चुअली फॉलोइंग द स्टार्टिंग स्टेटस ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी। अब ये इसके स्टार्टिंग स्टेटस को डिपेंड कर रहा है, बट है अभी भी ये डिपेंडेंट। जो ये स्टार्ट डेट पकड़ेगा वही ये पकड़ेगा। गॉट इट? और फिर इसी तरीके से फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप के दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी फिनिश। आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था स्टील वर्क है,
और साथ में आपने एम्बेडेड आइटम्स डालनी है। जैसे ही स्टील वर्क खत्म करेंगे आपको ये भी खत्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको लटका के बैठे रहें, क्योंकि उसके बाद आपकी फॉर्म वर्क चलना है। तो दोनों एक टाइम पे फिनिश होंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और स्टैट्स के साथ बताता चलूं तो किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर 80 टू 85% आपके फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, और आपके 10 टू 15% ये दोनों रिलेशनशिप्स होते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश, जो हम अपने प्रोजेक्ट की एक्सरसाइज में देखेंगे कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी। अब थोड़ा सा मैं आपसे चीजों के मुतालिक पूछता चलूं, एंड आई विल बी शेयरिंग प्राइमरा P6 डैशबोर्ड। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि दो एक्टिविटीज हैं, एक्सकवेशन एंड लेवलिंग, दो एक्टिविटीज को समझते हैं, इसमें से कौन सी प्रीडिसेसर है और कौन सी सक्सेसर है, मुझे बताइएगा जरा। यस, बट अगर ओपनली मैं पूछ लूं आपसे कि जैसे रिबार वर्क है, ये क्या है, ये प्रीडिसेसर है, ये सक्सेसर है, व्हाट इज दिस वन, बताइएगा मुझे। आपको रेफरेंस पूछना पड़ेगा कि आप मुझे लेवलिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं तो रिबार वर्क इज सक्सेसर, और अगर फार्म वर्क से पूछ रहे हैं तो रिबार वर्क इज प्रीडिसेसर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि लेआउट एंड मार्किंग इज प्रीडिसेसर, इसको ड्राइवर एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये चलेगी तो आगे चलेगा ना। एक्सकवेशन इज सक्सेसर, एक्सकवेशन का सक्सेसर ये है, उसका लेवलिंग का सक्सेसर रिबार वर्क है उसका, और अगर उल्टा चलेंगे तो बैकफिल का प्रीडिसेसर ये है, क्योरिंग का प्रीडिसेसर ये है, और इसका ये और इसका, सही समझ रहे हैं बात को, एक सीक्वेंस है। यहां तक आप मेरे साथ हैं। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो लोग खड़े हैं और मैं आपको बोलता हूं ये ए है और ये बी है, एंड सर्टन वे आई एम टेलिंग यू यार ए बी का फादर है, तो आप पूछेंगे बी ए का क्या लगता है, ए इज फादर ऑफ बी। वुड यू लाइक टू आस्क मी कि यार बी ए का क्या लगता है? अगर मैं पूछूं आप पूछें तो हम कहेंगे यार ये बंदा पागल है। ऑब्वियसली वो उसका बेटा या बेटी है, सिंपल। अगर ये इस बता दिया इसका बाप है तो वो बेटा या बेटी है, सिंपल है, उसकी औलाद है, चाइल्ड है उसका। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको बता देता हूँ कि यार ए जो है ना वो बी का प्रीडिसेसर है, तो इट इज अंडरस्टूड कि बी ए का सक्सेसर ही होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये इसका हस्बैंड है, तो दूसरा बंदा जिसके बारे में रिलेट करके बता रहा हूँ वो उसका बीवी होगी ना, उसका चचा तो नहीं लगेगा। तो ये एक चीज समझने वाली है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब इन एक्टिविटीज को आपस में लिंक अप कैसे करना है, लिंक करने का मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से करते हैं, तो आपने जिस एक्टिविटी को लिंक करना होता है ना उसको राइट क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे हम इसको राइट क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास विंडो ओपन होगी। इस विंडो के टॉप पे जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है उसका नाम है एक्टिविटी डिटेल्स। जैसे ही हम इस फीचर को ओपन करेंगे बॉटम लेआउट विंडो ओपन हो जाएगी, और ये बहुत ही कमाल की विंडो है। ये विंडो समझनी बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी डिटेल्स। पहले तो हम इसकी फंक्शनल देखते हैं कि इसको ओपन कहां से करना है, एक्टिविटी डिटेल से। और यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन है, इसके डिफरेंट तरह के टैब्स दिए गए हैं। ये आपका जनरल का टैब है, स्टेटस, रिसोर्सेज, रिलेशंस, नोटबुक, समरी, रिस्क एंड ऑल दैट, राइट। अच्छा जी, इसकी कस्टमाइजेशन कैसे है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज। जैसे हम अपने कॉलम्स को कस्टमाइज करते हैं वैसे ही, जैसे स्टेप्स को या फीडबैक है या एक्सपेंस है, ये हम समझेंगे। अभी हम सब जस्ट इसको देखते हैं कैसे। डिस्कशन है, कोई पॉइंट है वो ऐड करना है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस एरो की मदद से अप्लाई करूंगा, ये देखें मेरे पास डिस्कशन एंड पे आ चुका है। अगर मुझे डिस्कशन कोड्स इन चीजों को यहाँ से किक आउट करना है तो मैं इस एरो की मदद से उसको सिलेक्ट करूंगा, और ये देख, ठीक है, अप्लाई, किक आउट, ठीक है, सिंपल। और अगर मुझे नीचे वाली विंडो को बिल्कुल गायब करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और हाइड कर दूंगा, गॉन। और यहाँ पे दोबारा से ये देखें एक्टिविटी डिटेल, जिस एक्टिविटी की राइट क्लिक करूंगा वही उसकी एक्टिविटी डिटेल ओपन होगी, ठीक है। ये देखें स्टार्टेड, और इसकी मदद से मैं अपनी एक्टिविटीज को अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। ये उसका आईडी आ जाएगा। कैसे? अभी इन एरोस की मदद से नीचे आ रहा हूँ, ड्राफ्टिंग की एक्टिविटी डिटेल है, ये आपकी IFR, हर एक्टिविटी की अपनी अपनी एक्टिविटी डिटेल्स होंगी। अभी आज स्पेसिफिकली हमें एक्टिविटीज को आपस में लिंक अप करना है जो कि परफॉर्म होगा आपका एक्टिविटी डिटेल में आके। तो हम पहली एक्टिविटी को क्लिक कर लेते हैं और रिलेशनशिप्स में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम प्रीडिसेसर सक्सेसर यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ये सक्सेसर भी यहाँ पे ला के दे देता हूँ, और बहुत सारे लोग इसमें एंगेज हो जाते हैं कि नहीं
ये देखें, ये प्रीडिसेसर सक्सेसर, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे एक ही विंडो के अंदर मिल रही हैं। तो मेरी स्टार्टेड की एक्टिविटी से पहले प्रीडिसेसर कौन सा होगा? नॉट अवेलेबल। अभी तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, तो इसका प्रीडिसेसर इज नॉट अवेलेबल। लेकिन सक्सेसर है। कौन सा सक्सेसर है? ये ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग को यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? आई विल क्लिक ऑन दिस असाइन बटन। आपने गौर करना है, यहाँ पे भी गौर करना है और यहाँ पे भी गौर करना है। जैसे ही मैं ये स्टेप फॉलो करूंगा, असाइन का बटन क्लिक करते हैं, ये छोटी विंडो ओपन हो जाएगी और इसके नीचे ड्राफ्टिंग है। इसको डबल क्लिक कर दें या इसको क्लिक करने के बाद ये कर दें एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक दैट। और करें, बार चार्ट एरिया के अंदर भी एक लिंक बन गया एरो के साथ, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप का। ये ठीक है, मैंने इन दोनों को आपस में लिंक अप कर दिया। अब ड्राफ्ट जो स्टार्टेड है वो प्रीडिसेसर बन चुका है, ड्राफ्टिंग सक्सेसर बन चुका है। अब मैं नीचे मूव करूंगा और आई कैन सी ऑन ड्राफ्टिंग, और यहाँ पे इसका सक्सेसर IFR है। अगेन ये देखें, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा एक ट्रेन बनती जाएगी, बनती जा रही है, और आपकी डेट्स भी डिफाइन होती जा रही हैं। फिर IFR पे आऊंगा, असाइन का बटन क्लिक करूंगा और ये देखें अगली एक्टिविटी। ठीक है, फिर मैं अगली एक्टिविटी पे आऊंगा, अगली एक्टिविटी कमेंट्स, यहाँ पे फिर कमेंट्स में आऊंगा, अगली एक्टिविटी अप्रूवल है, इसको यहाँ पे सक्सेसर में असाइन कर दिया और एक ट्रेन बन गई, डेट्स भी डिफाइन हो गई लॉजिक के साथ। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक तरीका है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका एक ऑटोमेटिक तरीका है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसका नहीं, ये मैनुअल तरीका है। अब ऑटोमेटिक, अभी आपकी असाइनमेंट क्या है कि एक तो आपने सारी की सारी एक्टिविटीज लेक्चर 5 से पहले लोड करनी है अपने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। ठीक है, दूसरा आपने इन एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप देना है मैनुअल तरीके से, और फिर ऑटोमेटिक तरीका भी है, सिर्फ एक WBS के अंदर मौजूद एक्टिविटीज को आपस में लिंक अप करना है। जैसे इनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना तो आता है, ये देखें लिंक, सिंपल। कलर्स पे नहीं जाना, ये कलर्स क्यों, वो भी समझाएंगे, डोंट वरी। लिंक हो गया, लिंक, लिंक एक्टिविटीज यहाँ पे हो गया लिंक। ये देखें, कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ एक वर्क पैकेज के अंदर, कॉस्ट सेंटर के अंदर पड़ी एक्टिविटीज को आपने लिंक करना है, सिंपल हो जाएंगी, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इनकी एक्टिविटी डिटेल में जाएंगे तो ये जो डिटेल के अंदर ये रिलेशनशिप वाली विंडो है ना, इसको मजीद आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये आईडी है प्रोजेक्ट का, WBS का, एक्टिविटी का नाम है, आईडी है, ये रिलेशनशिप्स है। जैसे कि इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट कर दें। ये देखें दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट हो गई हैं, इनको फिनिश टू स्टार्ट कर दें, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये एक तरीकाकार एक्टिविटीज को आपस में मैनुअल तरीके से लिंकअप करने का और ऑटोमेटिक तरीके से। अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि भाई हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें क्लाइंट बोलता है कि डिजाइन की जितनी एक्टिविटीज है ये आईडीज नहीं मुझे चाहिए, ये बड़े सिंपल से आईडीज हैं, प्राइमरा P6 ने जनरेट किए हैं, मुझे अपने प्रोजेक्ट के आईडीज चाहिए, मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम चाहिए बाब, हर एक्टिविटी के आईडी में बाब, और उसके साथ डैश के साथ डिजाइन का है तो डीट चाहिए, प्रोक्योरमेंट है तो P चाहिए, कंस्ट्रक्शन है तो C चाहिए, और फिर मुझे करना है। मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट है, तो भाई कैसे करेंगे? पहले तो उससे रिक्वायरमेंट उठाएंगे, तो हम इन सारी एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी डिजाइन की हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा पूरा डिजाइन का डिपार्टमेंट जो है ना सिलेक्ट करने लगा हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के राइट क्लिक करूंगा, रीनंबर्ड एक्टिविटी आईडीज में जाएंगे, और वो जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है ना उसके मुताबिक ऑटो नंबर, ये मेरा बाप का प्रोजेक्ट है, और डैश डिजाइन है, डी डैश, सॉरी आगे डैश नहीं जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1000 2000 जो भी आप अपना स्पेसिफिक 200, और साथ में आप कहते हो 4 का इंक्रीमेंट, आपकी मर्जी है ना। ओके कर देंगे, ये आ गया, प्रोजेक्ट का नाम आ गया। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर एक्टिविटी आईडीज एंड ऑल दैट बाय चूजिंग सर्टेन नंबर्स। ठीक है, ये चीजें हो गई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आई विल बी शेयरिंग, और इसके अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। Okay guys, this is Engineer Waqas Ahmed once again, and today I'm really excited because जो हम आज पढ़ने जा